नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, बदलते मौसम के साथ मन अक्सर ये करता है कि हम अपने इर्द गिर्द के वातावरण को भी बदलें। और ये बदलाव जो है ना, इंटीरियर डेकोरेशन से आ सकता है। देखिए, मौसम बदल रहा है, मिजाज बदल रहा है, और यदि इंटीरियर डेकोरेशन में भी बदलाव आ जाए तो सोने पे सुहागा हो सकता है। सब कुछ नया नया लगता है। आज इसी को एक विषय अनुसार रखते हुए हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी के साथ बातचीत करेंगे इंटीरियर डेकोरेशन एंड वास्तु विषय पर। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। हमारा आज का जो विषय है इंटीरियर डेकोरेशन एंड वास्तु, क्या कहेंगे उसके बारे में? बहुत अच्छा विषय है। जैसे कितना भी अच्छा घर आप खरीदें, कोई भी बजट का घर हो, तो कहते हैं कि घर हमेशा घर के लोगों से बनता है, अदरवाइज़ उसको सिर्फ मकान कहते हैं। ठीक उसी तरीके से इंटीरियर जो है वो आपके अपने व्यक्तित्व की एक पहचान मानी जाती है। अमेरिका के अंदर कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें हैं, फॉर्मल लिविंग, फैमिली रूम। ये जानना बहुत जरूरी है कि वास्तु कंसल्टेंट के नजरिए से अगर आपने नया घर खरीदा है और आप इंटीरियर का प्लानिंग कर रहे हो, अगर पुराने घर में काफी सालों से रह रहे हो और रिनोवेशन का टाइम आ गया है और आप चाहते हो कि आसपास का इंटीरियर थोड़ा सा चेंज किया जाए ताकि नई एनर्जी मिले, कुछ डिफरेंट लुक उसमें क्रिएट हो, तो उन लोगों के लिए भी ऐसी छोटी छोटी टिप्स हम प्रोग्राम में देंगे जो इंटीरियर का तो विषय है लेकिन इंटीरियर वास्तु शास्त्र के नजरिए से है। वास्तु शास्त्र के प्रिंसिपल के अनुसार अलग अलग कमरों की डेफिनेशन के हिसाब से, रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में अपने बिजनेस के हिसाब से इंटीरियर डेकोरेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कलर्स होने चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, जिससे आप अपने घर की दिशा सही हो, मास्टर बेडरूम की डायरेक्शन सही हो, घर का लिविंग रूम सही हो, लेकिन इंटीरियर की वजह से अनजाने में वास्तु दोष खड़ा हो सकता है और उसकी वजह से घर में आने वाली एनर्जी यानी कि ऊर्जा जो है वो रिफ्लेक्ट हो सकती है और वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो सकती है। तो जितना फोकस, जितना इम्पोर्टेंट हम प्रॉपर्टी सिलेक्शन में और दिशाओं में रखते हैं वास्तु के अनुसार, अगर घर का इंटीरियर उतनी ही तवज्जो से, उतना ही ध्यान देकर नहीं किया गया, तो हो सकता है कि घर का वास्तु सही होने के बाद, दिशाएं सही होने के बाद आप उसका पूरा लाभ ना उठा सको। सो इंटीरियर एंड वास्तु अपने आप में एक गहरा विषय है। जी, बिल्कुल। पल्लवी जी, देखिए, घर की दिशाओं को तो आप बदल नहीं सकते यदि एक घर के अंदर हम मूव हो गए, लेकिन समय-समय पर आप उसमें जो निवारण है, रेमेडियल मेजर्स हैं, वो गाइड करते रहते हैं यदि कोई वास्तु दोष हो तो। और अगर खास हम इंटीरियर डेकोरेशन की बात करें तो आपने भी गौर किया होगा, दर्शकों ने भी किया होगा कि जैसे-जैसे कोई फेस्टिवल्स आते हैं, तो हम रूटीन से कुछ अलग इंटीरियर करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा कि मौसम जैसे बदल रहा है, तो जैसे-जैसे वेदर बदलता है, देखिए, विंटर के अंदर लोग थोड़ा-सा और कोज़ी एनवायरनमेंट रखते हैं। फायर प्लेसेस को जलाते हैं, तो एक अलग एनवायरनमेंट होती है, एक अलग वार्मथ होती है। जैसे ही फिर स्प्रिंग आता है या समर्स आती हैं, तो एक अलग किस्म का इंटीरियर होता है। यहाँ तक कि लोग कर्टन्स भी चेंज कर देते हैं कभी-कभी, लाइट लिविंग। फेस्टिवल पे भी होता है, क्रिसमस आती है, थैंक्सगिविंग एग्ज़ैक्टली, आता है। एग्ज़ैक्टली। तो ये जो इंटीरियर डेकोरेशन का जो जो ख़ास इम्पोर्टेंस, जैसे आपने शुरुआत में भी कहा, इसको और बेहतर समझने का आपसे प्रयास करेंगे यहाँ से आगे। क्या-क्या छोटे-छोटे ऐसे इंटीरियर डेकोरेशन में कदम, स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, जिनसे बदलाव महसूस हो और अच्छा भी लगे? काफ़ी बार विकास जी, जब मैं लोगों के घर पे जाती हूँ तो अलग-अलग तरह के स्वभाव के लोग मिलते हैं, अलग-अलग तरह की मेंटालिटी के लोग मिलते हैं। उसमें कुछ लोगों की बात ये होती है कि अपना घर अपना ही होता है, इंटीरियर में फालतू पैसे क्यों खराब करना। कुछ लोगों को लगता है कि इंटीरियर अगर हम करते हैं तो उसको फिर दोबारा जब कुछ कलर्स चेंज करेंगे तो बार-बार बदलना पड़ता है, तो इंटीरियर नेसेसरी है कि नहीं, या फिर जितने लिविंग रूम में जहाँ पे लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, उतना एरिया कर दें, बाकी हम अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से ऐसा ही रखें। तो हाफ एंड हाफ इंटीरियर बोलते हैं उसको, हाफ एंड हाफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ऐसे सवाल लोग मुझे प्रैक्टिस के दौरान पूछते हैं। एज़ अ वास्तु कंसल्टेंट मैं ये कहना चाहूँगी कि इंटीरियर जो है ना वो वास्तु के परफेक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब कभी किसी का फंक्शन होता है, बर्थडे होता है, शादी ब्याह होती है, जो भी तरह का इवेंट्स होता है, तो हम उसके अनुरूप अपने आप को रेडी करते हैं। हम सब तैयार होते हैं, उस फंक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो उस इवेंट का एक निखर जाता है, उसको एक स्पेशल इवेंट बना देते हैं, वो दिन को स्पेशल बना देते हैं। लेकिन अगर आप घर में डेली जो कैजुअल कपड़े पहनते हो वही पहन के अगर आप चले जाओगे तो वो खास बात नहीं बनेगी।
तो ठीक उसी तरीके से अगर आप अपने घर को एक स्पेशल लुक देना चाहते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने घर में ये बताने की कोशिश करें हो कि घर का हर कॉर्नर जो होता है वो आपकी लाइफ़स्टाइल को, आपकी आपकी जो रहन-सहन के तरीके हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है, तो इंटीरियर डेकोरेशन करने से परफेक्शन की फीलिंग आती है। अपने आप में वास्तु जो होता है वहाँ पे संपूर्ण होता है। वास्तु हमेशा इंटीरियर के बिना कंप्लीटली अधूरा है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जब कभी हम यहाँ पे वास्तु की कंसल्टेशन की सर्विस देते हैं तो हमें 2 अलग-अलग लोग मिलते हैं। एक ऐसे हैं जिनके घर बिज़नेस बन चुके हैं और बाद में वास्तु की सर्विस का अप्रोच करते हैं। एक ऐसे लोग हैं जो नए तरीके से बिगिनिंग से सब कुछ बनाते हैं। जो नए तरीके से बनाते हैं उसको हम प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी बोलते हैं, जिसमें कस्टम होम, सेमी कस्टम होम, प्रोडक्शन बिल्डर होम, अलग-अलग तरह के कमर्शियल प्रीमाइसेस, मैंने कुछ बैंक वगैरह भी डिज़ाइन किए हैं, तो अलग-अलग तरह की चीज़ें हमारे पास आती है। तो जब बिगिनिंग होता है तो वो सारे प्रोजेक्ट के अंदर वास्तु की प्रॉपर्टी सिलेक्शन से लेकर इंटीरियर तक की सर्विस इंक्लूडेड होती है। उसके पीछे एक वजह है। अगर मैंने 100% वास्तु के लिए दिशा चूज़ कर ली, आपके लिए घर सिलेक्ट कर लिया, आपके लिए बिज़नेस सिलेक्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर गलती से इंटीरियर गलत हो गया, तो आपको वो वास्तु का इफ़ेक्ट पता नहीं चलेगा। आप अपने घर में एक अच्छी खीर बना रहे हो और आपने उसके ऊपर टॉपिंग नहीं किया, तो वो खीर आपकी पूरी नहीं होती है। या फिर आपने अच्छी खीर बनाई है, उसमें आपने सैफ़्रॉन ये सब कुछ डाला है और किसी ने आके उसके ऊपर गलती से लेमन डाल दिया, तो आपकी खीर फट जाएगी, यानी कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो खराब हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से अगर घर का वास्तु 100% करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर दिशाओं की सिलेक्शन के बाद इंटीरियर को अगर हम इग्नोर करते हैं या अवॉइड करते हैं, तो पूरे घर का वास्तु वहाँ से डिस्ट्रॉय यानी कि डिस्टर्ब होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इंटीरियर जो है वो वास्तु का अहम पार्ट है। सबसे पहले दिशाओं का सिलेक्शन होता है। दिशा सिलेक्ट करने के बाद लॉट सिलेक्शन, जो दरवाजा, घर की पोजीशन, बिजनेस पोजीशन आपने सिलेक्ट किया, वो स्ट्रक्चरल सिलेक्शन होता है। डायरेक्शन, लॉट सिलेक्शन, स्ट्रक्चरल लेआउट और उसके बाद सीधी बारी आती है इंटीरियर डेकोरेशन। इंटीरियर डेकोरेशन का मतलब होता है कि जैसे मैंने अभी एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिया कि आप खीर बनाते हो, तो उसके ऊपर का जब आप टॉपिंग करोगे उसके जो इंग्रेडिएंट्स के अनुरूप, तो उसके ऊपर आप अलग-अलग तरह के जो भी आप उसमें डेकोरेशन करना चाहते हो उसके इंग्रेडिएंट्स को सपोर्ट करते हुए उसके आप एलिमेंट्स को उसमें डालते हो। ठीक उसी तरीके से उसको डिस्टर्ब करती हुई चीज़ नहीं डालते हो। तो जो दिशा आपने सिलेक्ट की है, आपने घर में अपने नॉर्थ में ऑफिस बना दी और नॉर्थ के ऑफिस में आपने पूरा रेड कलर के पेंटिंग लगा दी है। आपने वहाँ पे मेटल का डेकोरेशन लगा दिया। मेटल का आपने अपने लिए एक डेस्क ले लिया, मेटल की बैठने की चेयर ले ली। तो वहाँ पे नॉर्थ की ऑफिस अगर आपको वास्तु कंसल्टेंट ने सजेस्ट भी की है, लेकिन आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। रख-रखाव, प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ पे बैठे हो वो जितना उपयोगी है, किस तरह से बैठे हो, क्या-क्या चीज़ें आपके आस-पास है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे नॉर्थ की डायरेक्शन की ऑफिस बना के आपने सारे विपरीत कलर्स अप्लाई किए, वहाँ पे सारा विपरीत मेटल का डेकोरेशन अप्लाई किया और वो पूरा कमरा जो है वो डिस्टर्ब हो गया वहाँ का वास्तु। ठीक उसी तरीके से आप घर के इंटीरियर पे फोकस नहीं करोगे, तो आपके मकान का वास्तु इंटीरियर के वास्तु दोष की वजह से भी डिस्टर्ब हो सकता है। बहुत दिलचस्प और अच्छे तरीके से आपने समझाया, सरल तरीके से समझाया आपने। जी। एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं पल्लवी जी और ब्रेक के उस पार क्या-क्या चीज़ें गौरतलब हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए इंटीरियर करते हुए, उसको समझेंगे आपसे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दर्शकों हम बहुत जल्द हाज़िर होंगे। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत। इस सेगमेंट में ये समझना चाहेंगे कि क्या-क्या चीज़ें इंटीरियर डेकोरेशन में हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जो जी। सकारात्मक, जो पॉजिटिव रिजल्ट्स दें? सबसे पहले जब इंटीरियर की बात होती है तो हर एक आदमी की अपनी एक चॉइस होती है। आप ऐसा बिल्कुल ना माने कि इंटीरियर करने का मतलब होगा कि आपके पास अपनी खुद की चॉइस के हिसाब से सिलेक्शन का फ्रीडम चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इतने सालों में मैं जब भी जिस घर का या बिजनेस लोकेशन का वास्तु करती हूँ, तो मैं उनको सबसे पहले एक लिस्ट दे देती हूँ कि ये जो आपने कमरे बनाए हैं या ये जो आपकी ऑफिस लोकेशन बनी हुई है, रेसिडेंशियल कमर्शियल बात एक ही होती है, तो उसके हिसाब से सबसे पहले देखा जाता है कि जिस व्यक्ति के लिए ये चीजें बनी है, जिस व्यक्ति इसका मुखिया है, घर के फैमिली मेंबर्स के कॉम्बिनेशन है, उस परिवार के लिए क्या-क्या चीजें सूटेबल नहीं है, ये बात व्यक्तिगत होगी। तो जितनी चीजें उनके लिए सूटेबल नहीं है, जितने कलर सूटेबल नहीं है, जितने
डेकोरेशन में एलिमेंट सूटेबल नहीं है, उतने हम इग्नोर कर देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, मेरी क्लाइंट है जो कि टेक्सास में रहते हैं, उनका काफ़ी अच्छा वहाँ पे घर बना है। वो अपने घर में इधर-उधर की बहुत सारी चीज़ें लेकर आते थे और ऐसे करते-करते घर का पूरा डेकोरेशन अपनी मर्ज़ी से किया। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे को दोबारा इंटीरियर करना है और रिनोवेशन के टाइम पे जब दोबारा वो इंटीरियर करने लग गए तब उनको वास्तु का ख़याल आया। तो उन्होंने हमें फ़ोन किया और पूरा कंसल्टेशन था वो इंटीरियर डेकोरेशन के लिए था कि जो नए रिनोवेशन में, नए रीमॉडलिंग में जो नया इंटीरियर होगा वो आपको वास्तु के हिसाब से बना के देना है। तो मैंने पति-पत्नी की डेट ऑफ बर्थ देखी, तो मेरे को इससे पता चल गया कि इस घर के अंदर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी कलेश होता है। बात-बात में उद्वेग हो जाता है और बात कहाँ से शुरू होती, कहाँ पहुँच जाती है। तो मैं उनको इन पर्सन नहीं मिली थी, लेकिन फ़ोन में जब बात हो रही थी तो मैंने उनको बताया कि जो आपका फ्लोर प्लान आपने भेजा है, नया घर था, 5 साल पहले खरीदा गया था, प्रोडक्शन बिल्डर की अच्छी कम्युनिटी थी। तो मैंने कहा कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप और पीस और हार्मोनियस एटमॉस्फेयर होना चाहिए वो नहीं है। तो वो शॉक हो गए क्योंकि हम लोग अभी मिले नहीं थे, तो उन्होंने कहा बात तो सही है। तो मैंने कहा कि आपने जो अपने घर के पिक्चर्स और वीडियोस मुझे भेजे हैं, उसमें मैं देख रही हूँ कि आपने जाने-अनजाने में बहुत मेटल का डेकोरेशन किया है। तो अब जब हम नया रीमॉडलिंग करेंगे तो सबसे पहली हमारी ये बात रहेगी कि पूरे घर में आपको जो मर्ज़ी आप खरीदो, लेकिन हमें मेटल डेकोरेशन नहीं चाहिए। तो बहुत ही सिंपल हो गया कि वो मार्केट में गए, उनको जो अच्छा लगता है उन्होंने किसी भी चीज़ को खरीदा, लेकिन खरीदने से पहले उसको उस प्रोडक्ट का एलिमेंट देखना है कि ये क्ले का बना है, सेरामिक का बना है, पोर्सिलीन का बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है कि मेटल का बना हुआ है। तो हमने उनको जो नहीं होना चाहिए उसका लिस्ट दे दिया कि भैया पूरे घर में हमको मेटल का डेकोरेशन नहीं चाहिए। अगर आपको बहुत कुछ अच्छा लगता है और 1-2 पीस लेने हैं पूरे घर के हिसाब से 2%, तो आपके घर का जो बैकयार्ड है, स्विमिंग पूल वाला एरिया, वहाँ पे आप 1-2 मेटल की चीज़ें रह सकते हो। तो मेटल का डेकोरेशन मना कर दिया गया। बस्ट स्टैच्यू, आजकल मॉडर्न डेकोरेशन में आपने देखा होगा कि बस्ट चीज़ों का उपयोग लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, उसको मॉडर्न डेकोरेशन का एक हिस्सा माना जाता है। लेकिन वास्तु कंसल्टेंट भी मॉडर्न डेकोरेशन करते हैं वास्तु के प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर। तो बस्ट स्टैच्यू जो होता है वो वास्तु के कॉमन प्रिंसिपल में आता है कि पूरे घर में, बिजनेस लोकेशन में कहीं पे भी बस्ट चीज़ों को अलाउड नहीं किया जाता है। तो उनको उसके बारे में मना किया गया। जितनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जिन कमरों के हिसाब से जो-जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसका हमने उनको लिस्ट दे दिया और उसके बाद जो होना चाहिए वो तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो हमने उनको फ्रीडम दे दी कि इसके हिसाब से आप जो मर्ज़ी ले सकते हो। तो इंटीरियर का वास्तु आम आदमी के लिए डिफ़िकल्ट नहीं होता है। जो आपके लिए सूटेबल नहीं है, उतनी चीज़ों का हम आपको लिस्ट दे देते हैं। उसके अलावा जो आपके लिए सूटेबल है, जो उस घर को कॉम्प्लीमेंट करती है, उससे एनर्जी बढ़ा सकते हो, पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ा सकते हो, वो फिर आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से जितनी मर्जी बाय कर सकते हो। तो इंटीरियर के वास्तु में कलर्स को फोकस किया जाता है, एलिमेंट को फोकस किया जाता है, जो मटेरियल खरीदा जाएगा उसके ऊपर बात होती है। पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग, शैंडलियर, रग वगैरह जो भी हम घर में लगाते हैं, वो सबके मटेरियल सिलेक्शन और सिर्फ एलिमेंट कलर सिलेक्शन के ऊपर तवज्जो दिया जाता है, जो आसानी से कोई भी व्यक्ति जब कभी नए इंटीरियर डेकोरेशन का प्लान करता है तो अपने घर में सिंपल वास्तु के टिप्स को अप्लाई करके उसको वास्तु के लाभ ले सकते हैं। आजकल मिरर का भी लोग प्रयोग करते हैं और जी। मिरर का मतलब ज़रूरी नहीं है कि भी बड़े साइज़ का ही मिरर हो, हालाँकि बड़े साइज़ का मिरर लगाते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी मिरर से जुड़ी काफ़ी सारी डेकोरेशन की चीज़ें भी आती हैं। अब जैसे आपने मेटल फर्नीचर की बात करी, मिरर से जुड़ी चीज़ों का किस तरह से प्रयोग करना चाहिए, कितना करना चाहिए? क्योंकि उसमें भी मैं जो समझ पाया हूँ आपसे जाने-अनजाने वास्तु दोष हो सकते हैं। बिकॉज़ जी जब कभी मैं अपने क्लाइंट के साथ इन पर्सन जाती हूँ और वो लोग टीवीएस और वास्तु लिविंग का शो देखते हैं, तो काफ़ी सारे लोग मुझे ये बात बहुत लोगों ने बोली है, 1-2 नहीं काफ़ी लोगों ने बोली है कि हम लोग जब शो देखते हैं ना, तो हमारे मन में जो सवाल पूछने के लिए आता है ना, वही विकास जी उस वक़्त बोल देते हैं। ठीक, आज आपने वैसा ही किया कि इसके बाद मैं नेक्स्ट मिरर में बोलने वाली थी और आपने मेरे मन की बात सुन ली और आपने वही बात का सवाल सीधा पूछ लिया। तो काफ़ी लोग सही बोलते हैं आपके बारे में कि आप हमेशा एग्ज़ैक्टली वो बात को जान पाते हो कि नेक्स्ट इसके बाद क्या राइट क्वेश्चन होना एक चाहिए। समय से आपके साथ अब वास्तु लिविंग कर रहे हैं, तो वो तालमेल तो बन ही गया है कि मैं आपकी ये बात कॉम्प्लीमेंट तो समझ। आपको काफ़ी लोगों ने दी है। जी, थैंक यू, जी, थैंक यू। यू आर वेलकम। तो जो गाइड कीजिए हमें मिरर के प्रयोग कितना करना चाहिए, कितना ज़्यादा, कितना कम? मिरर जो होता है वो मॉडर्न डेकोरेशन का हिस्सा है। काफ़ी सारे लोगों को वास्तु के बारे में गलतफ़हमी है कि हम लोग मिरर को इस्तेमाल करने को मना करते हैं। ये बिल्कुल गलतफ़हमी है। काफ़ी जगह पे मैंने खुद मिरर का प्रयोग किया है। मिरर सिर्फ सर्टेन कॉर्नर में वास्तु के हिसाब से अलाउड किया नहीं जाता, लेकिन इंटीरियर के अंदर पूरे घर और बिजनेस लोकेशन में कहीं पे भी मिरर अलाउड नहीं हो, ये बात बिल्कुल वास्तु के बारे में मिथ्स है।
वास्तु कंसल्टेंट मिरर का प्रयोग कुछ कॉर्नर में आपके बेनिफिट के लिए अवॉइड करके बाकी सब जगह पे मिरर को अलाउड करते हैं। यहाँ पे बात हम इंटीरियर डेकोरेशन की करते हैं, तो घर का जो मेन डोर होता है, जिसको हम पोर्च एंड फॉयर एरिया बोलते हैं, ज्यादातर अमेरिका के हिसाब से एक ट्रेंड बना हुआ है कि फॉयर एरिया में लोग मिरर लगाते हैं। फॉयर एरिया में कंसोल टेबल होता है, उसके ऊपर एक ब्यूटीफुल सा मिरर लगाया जाता है जो कि करीबन एंट्रेंस डोर के पास होता है। तो वास्तु के हिसाब से इंटीरियर में अगर आप फॉयर में मिरर का प्रयोग करते हो तो वास्तु शास्त्र के अनुसार अलाउ इसलिए नहीं होता है कि अगर वो मिरर इस तरह से हैंग किया गया हो कि जिससे मेन डोर रिफ्लेक्ट होता हो। अगर आपका फॉयर बड़ा है, फॉयर में कुछ ऐसी वॉल है जहां पे अगर मिरर का प्रयोग होने के बावजूद भी एंट्रेंस डोर इसमें रिफ्लेक्ट नहीं करता हो, तो उस कंडीशन में आप मिरर को यूज कर सकते हो। लेकिन वास्तु के हिसाब से जो मिरर फॉयर में लगा हो और इंटीरियर में यूज होता हो, किचन या फॉर्मल लिविंग या नुक एरिया में लगा हो और जहां पे आप कुकिंग करते हो तो वहां पे आपके गैस स्टोव का रिफ्लेक्शन होता हो, फैमिली रूम एरिया हो और वहां पे फायर प्लेस आप यूज कुछ ऐसे एरिया में रहते हो कि फायर प्लेस का फ्रीक्वेंटली यूज होता हो और फायर प्लेस का रिफ्लेक्शन होता हो, तो ये 2-3 जगह के अलावा मास्टर बेडरूम में पति पत्नी के बीच में अगर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हो या एक सर्टेन एज ग्रुप यानी कि 15 साल से छोटे बच्चों के लिए, यानी कोई भी एज ग्रुप में मेल फीमेल कोई भी जेंडर हो सकता है, बट लेस देन 15 इयर्स ओल्ड जो किड्स होते हैं उनके लिए मिरर का प्रयोग उनके बेडरूम में सामने रिफ्लेक्ट होता हुआ नहीं होता है। ये 3-4 चीजों को छोड़ के बाकी सब जगह पे आप मिरर का प्रयोग कर सकते हो। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके घर और बिजनेस लोकेशन में इलेक्ट्रिकल पैनल, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, पेडेस्टल वहां पे अगर रिफ्लेक्शन होती हो तो उसको अवॉइड किया जाता है। उसके अलावा पूरे घर में आप मिरर का प्रयोग कर सकते हो, छोटी साइज बड़ी साइज का फुल रिफ्लेक्शन कोई भी तरह का मिरर प्रयोग कर सकते हो। इवन वास्तु कंसल्टेंट वास्तु शास्त्र के वास्तु दोष के रेमेडी के लिए भी कई बार मिरर का प्रयोग एज ए दवाई के तौर पे, रेमेडी के तौर पे करते हैं। तो मिरर आपको वास्तु में इस्तेमाल करना अलाउड है, आप कर सकते हो, सिर्फ कुछ बातों को ध्यान में रखकर आपको उसका प्रयोग करना है। जी, इंटीरियर डेकोरेशन की बात हो रही है तो जाहिर है कुछ पिक्चर्स, पोस्टर्स के बारे में भी आपसे समझ लिया जाए कि कुछ दिशाओं को मैं समझता हूँ उपयुक्त हैं जिसमें आप जो व्यक्ति आपके लव वंस आपके साथ नहीं हैं उनकी पिक्चर्स, पोस्टर्स कहाँ लगाई जाएं, और कुछ ऐसे जो इनके साथ आपके कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स हैं उन पिक्चर्स को देख देख के एक बार फिर से मन हर्षित हो जाता है कि एक अच्छा समय हम लोगों ने पास्ट में बिताया है और फिर आगे के लिए भी एक आत्मीयता का माहौल बना रहता है। तो ये पिक्चर्स, पोस्टर्स किस दिशा में किस तरह से लगाने चाहिए, थोड़ा सा ये भी गाइड कीजिए। पिक्चर्स, पोस्टर, पेंटिंग्स वगैरह इंटीरियर का हिस्सा होते हैं। अभी आजकल मार्केट में बहुत तरह के पिक्चर्स आए हैं, काफी ज्यादा एलईडी स्क्रीन, बहुत अलग अलग तरह की चीजें मार्केट में मिलती हैं। अगर हम स्टील इमेजेस के बारे में बात करते हैं तो एंसेस्टर के पिक्चर्स जो होते हैं वो वास्तु के हिसाब से साउथ दिशा में आप लगा सकते हो, उसके अलावा और किसी भी दिशा में नहीं लगाना चाहिए। लेकिन काफी बार ऐसे होते हैं कि एंसेस्टर के साथ साथ हमारी अपनी भी पिक्चर्स होते हैं। कुछ लोग जीवित होते हैं, कुछ एंसेस्टर होते हैं, लेकिन उनके पास कुछ खास मूवमेंट की, कुछ खास मेमोरेबल पिक्चर्स होती है जो निकालना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोग, जिसमें कुछ लोग जीवित भी हैं, तो ऐसी पिक्चर्स जो हैं वो आप वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट में साउथ वॉल पे लगा सकते हो। यानी कि अगर सिर्फ अकेले एंसेस्टर की सोलो पिक्चर्स हो तो आप साउथ वॉल पे लगा सकते हो, जिसमें आपके साथ कुछ और भी लोग जुड़े हुए हो तो उनकी पिक्चर आप साउथ वेस्ट में साउथ वॉल पे या कई बार वेस्ट वॉल पे भी लगा सकते हो। तो दोनों जगह पे आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा कई बार इंटीरियर हम अपनी खुद की चीजों का करते हैं। मैंने अभी तक बहुत सारे वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर बनाए हैं। इंटीरियर मेरा खुद का एक स्पेशल और मेरा चहीता विषय है। मुझे खुद घर में इंटीरियर करना बहुत अच्छा लगता है, बिजनेस लोकेशन करना बहुत अच्छा लगता है। तो इंटीरियर के लिए कई बार हमेशा जरूरी नहीं होता है कि हम मार्केट से बहुत ज्यादा वे ऑफ एक्सपेंसिव चीजें बाय करें। कई बार अपने खुद के आइडियाज को भी हम अप्लाई कर सकते हो। तो हम कुछ फैमिली को, मैंने मेरे यहाँ पे पेंसाकोला में एक क्लाइंट थे, उनके मकान के पूरे घर का इंटीरियर किया गया था। तो पूरा परिवार बीच पे गया था और वो मेरे को अपने अपने पेंटिंग्स बता रहे थे कि मेरे को ये लगानी है, ये लगानी है। मैंने सारे पेंटिंग्स मंगवाए थे। तो मैंने एक पेंटिंग्स देखी कि बहुत ही यूनिक और अच्छी थी, जिसमें 4 मेंबर ऑफ फैमिली सारे ऐसे उल्टे घूमे हुए थे और उनकी खाली बैक पिक्चर थी, लेकिन सामने बीच का व्यू आता था। बहुत ही यूनिक पिक्चर थी।
तो मैंने उसको स्पेशल साइज में एक बड़ा करवाया, उसके आसपास के कलर्स में पीछे का बैकग्राउंड पूरा व्हाइट कर दिया, ताकि जो उस पे पानी की पिक्चर्स थी, जो समंदर की पिक्चर थी, वो ज़्यादा हाईलाइट हो गई सी की पिक्चर, और वो पेंटिंग बहुत ही यूनिक बन गई। और वो हमने फॉयर में रखकर, उस पेंटिंग में 2 कलर रिफ्लेक्ट होते थे, व्हाइट एंड ब्लू। तो उसके आसपास का पूरा एरिया था, उस पेंटिंग में जो इमेज थी उसके हिसाब से कलर्स कॉम्बिनेशन का डेकोरेशन कर दिया, वो पूरा एरिया बहुत ही यूनिक बन गया। तो हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि जो घर या बिजनेस लोकेशन आपने खरीदी है, आप किसी पेंटर को बुलवा के अपने खुद के घर की या अपने खुद की बिजनेस लोकेशन की अलग अलग नाइट टाइम की मूवमेंट की या कुछ डे टाइम के मूवमेंट की पिक्चर लेकर आप अपने घर में लगा सकते हो। खुद परिवार जनों की, मैंने सैन फ्रांसिस्को में एक घर बनाया था, तो पति पत्नी की एक बड़ी सी पेंटिंग थी, जिसमें वाइफ को राइट वॉल पे कुछ कहते हुए कि जैसे वो कुछ कह रही है और हस्बैंड वहां पे कुछ सुन रहे हैं, तो इस तरह से उसको बनाया था। बहुत बार इंटीरियर डेकोरेशन के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना जरूरी नहीं होता है, ओनली आइडियाज जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटीरियर डेकोरेटर भी आपके लिए आइडियाज को अप्लाई करते हैं, लेकिन वास्तु कंसल्टेंट कई बार आपके घर का हिस्सा बन जाता है, उसको आपके बारे में बहुत ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन पता होती है। तो हम इंटीरियर ऐसा करते हैं जिसमें आपका खुद का घर रिफ्लेक्ट हो, आपकी लाइफस्टाइल रिफ्लेक्ट हो, आपके रिश्ते वहां पे दिखाई दे। बच्चे होते हैं तो बच्चों की अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से जो मूवमेंट होती है, सीढ़ियों के ऊपर जाते हुए कई बार जो पिक्चर्स लगाने का मेथड है, उसमें हम बच्चा 1 साल का था, 3 साल का था, 5 साल का था, ऐसी पिक्चर्स लेते हैं। कई बार जो वर्ल्ड फेमस पिक्चर्स होते हैं, जैसे अलग अलग तरह के वर्ल्ड डेकोरेशन या बहुत ऐसी चीजें होती है, अगर आप सुविनर्स वगैरह बाय करते हो, बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हो, तो अलग अलग फेमस सुविनर्स को लगाया जाता है। तो इंटीरियर एक ऐसा व्यक्तिगत विषय है जिसको भाग के दुकान में सामान लेकर या शोरूम के अंदर, जैसे एक आपका डाइनिंग टेबल है, उसके बाजू में कंसोल टेबल है, उसके बाद जो शोकेस है, आप हम लोग उसको देखकर ले लेते हैं। मैं कई बार ऐसे क्लाइंट के पास अगर फर्नीचर खरीदने के लिए भी जाती हूँ, तो भी मैं दूसरे का कंसोल टेबल यहाँ पे लेकर आती हूँ, इसकी चेयर यहाँ पे लेकर आती हूँ, ऐसे करके उसको यूनिक कर देती हूँ। अगर आप अपने घर को यूनिक बनाना चाहते हो, स्पेशल बनाना चाहते हो, तो कॉपी गाइड की तरह फॉलो नहीं करना है, आपको खुद उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए। आप किस तरह की पर्सनालिटी हो, अगर आप बहुत ज्यादा रिलीजियस हो तो फैमिली रूम वैसा बनाते हैं। इंडियन लोग जब घर बनाते हैं तो उनको स्विंग बड़ा अच्छा लगता है, तो उनका सवाल होता है कि पहले भी वास्तु के हिसाब से घर बनाना है, लेकिन तू स्विंग तो लगाने देगी ना। तो मैं उनको बोलती हूँ 100% स्विंग लगा सकते हो। फैमिली रूम आपकी अपनी खुद की जो भी तरह की पसंदीदा चीजें हैं उससे बनता है। फॉर्मल लिविंग एकदम मॉडर्न और यूनिक बनता है, जिसमें आपकी अपनी लाइफस्टाइल, पैटर्न, कल्चर कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं होता है। फॉर्मल डाइनिंग जो होता है वो भी यूनिक बनता है, जिसमें व्यक्तिगत चीजों को, व्यक्तिगत रिलीजियस चीजों को नहीं रखा जाता है। ब्रेकफास्ट, नुक एरिया, किचन एरिया और फैमिली रूम, तीनों एक ही कॉम्बिनेशन में आप अपनी पसंदीदा चीजों को, कल्चरल चीजों को, जो चीज आपको पसंद हो, आपकी रिलीजन में चीजें आती हो और आपको पसंद हो, वो चीजों से बना सकते हो। मास्टर बेडरूम आप अपनी टेस्ट के हिसाब से रिलीजियस चीजों से बना सकते हो, जिसमें कुछ वास्तु के नियम को अप्लाई किया जाता है। लेकिन जो गेस्ट रूम होता है वो यूनिक और मॉडर्न तरीके से बनता है। तो कुछ रूल्स होते हैं वास्तु में, जब इंटीरियर वास्तु के हिसाब से किया जाता है तो कभी भी आपकी चॉइस को इग्नोर नहीं किया जाता, वो प्रायोरिटी में रहती है और उसके साथ वास्तु प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग और आज हम बातचीत कर रहे हैं इंटीरियर डेकोरेशन एंड वास्तु विषय पर। आइए हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। इससे पहले आज के विषय को आगे बढ़ाएं, पहले आपसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। वैसे तो आप तमाम जो हमें सलाह देती आ रही हैं वो टिप ही देती आ रही हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई और इसमें खास टिप हो तो वो हमें गाइड कीजिए। वास्तु के हिसाब से जब कभी आप इंटीरियर डेकोरेशन के बारे में बात करते हो तो 2 ऐसी चीजें हैं जिसको वास्तु कंसल्टेंट कभी भी अवॉइड, मतलब उसको अलाउड नहीं करते, उसको अवॉइड किया जाता है, कंप्लीटली अवॉइड किया जाता है अगर आपका टेस्ट हो फिर भी। सबसे पहली बात होती है कि अगर आप अपने घर में, काफी लोग क्राफ्ट डेकोरेशन को सिलेक्ट करते हैं, उसको क्राफ्ट हाउस बोलते हैं। मैंने काफी क्राफ्ट हाउस बनाया है,
जब कभी आप क्राफ्ट हाउस बनाते हो, वुडेड एरिया में जाके लाइक आप अपने लिए सेकंड फैमिली होम बनाते हो, जहाँ पे आप वेकेशन के लिए जाते हो, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि वाइल्ड डेकोरेशन को लोग प्रेफ़र करते हैं। वास्तु के हिसाब से वाइल्ड डेकोरेशन में कोई भी चीज़, उसके पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग हो या अलग-अलग तरह की चीज़ें होती है, उसको अवॉइड किया जाता है। कोशिश करनी चाहिए कि घर के अंदर अपने खुद के परिवारजनों के हिसाब से पॉजिटिव एनर्जी वाली पीस और हार्मोनियस पेंटिंग को लगाएँ, वाइल्ड डेकोरेशन को वास्तु में अलाउ नहीं किया जाता। दर्शकों, आपके मन में कोई खास सवाल हो, कोई सुझाव हो, आप चाहते हो कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें ज़रूर लिखें। हमारा ईमेल है vastu@tvasiausa.com। और यदि आप पल्लवी जी से संपर्क करना चाहते हैं तो सरल आसान तरीका है pallavichellawada.com। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु। वास्तु